बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 9706। उसका मई जून 2020 का पेपर 2 करेंगे और पेपर 2 में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तारिक ओन्स ए रिटेल बिजनेस बट डजेंट मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। के तारिक का एक रिटेल का बिजनेस है लेकिन वो फुल जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन नहीं करता। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री क्या होती है कि एक तो डबल एंट्री, आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो डेबिट और क्रेडिट की, अगर आप कोई डेबिट कर रहे हैं तो उसका फिर क्रेडिट होगा। और डेबिट और क्रेडिट का मकसद ये है कि फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसको हम कहते हैं। नॉर्मल जो हमारी अकाउंटिंग होती है इसी पे चलती है, लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं या इस किस्म के बिजनेसेस जो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अकाउंटेंट को रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी डेफिनेटली अगर आप अकाउंटिंग नहीं भी कर रहे हैं और आपने अकाउंटेंट नहीं रखा है तो भी यू आर डूइंग द बिज़नेस। और जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप किसी भी ऐसे शख्स को जो काम कर रहा है तो वो आप उसको अकाउंटिंग के कंसेप्ट यूज़ करते हुए देखेंगे। और अगर आप किसी ऐसे आदमी से पूछें जाके कि उसने क्या कमाया और उसका प्रॉफिट क्या है, वो लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, ही और शी विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द बिज़नेस कि इस वक्त बिज़नेस उसका कहाँ जा रहा है। तो अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट हैं ये वेदर यू डू द इवेंटू से आप अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंट नहीं हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो जहाँ पर अगर ये फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पूरा डेबिट और क्रेडिट मेंटेन नहीं भी हो रहा होता है, वहाँ की बिज़नेस की जो फिगर्स हैं वो आपके सामने होती हैं। और अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को यूज़ करके जो मिसिंग फिगर्स होती हैं वो आप निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस भी बना सकते हैं उन फिगर्स या उन अकाउंट्स की मदद से जो नॉर्मली बिजनेसेस अपने पास रखते हैं। लाइक पेमेंट का रिकॉर्ड जो है वो होता है। अगर आप अकाउंटिंग नहीं भी कर रहे हैं तो पेमेंट्स आपने कहाँ कहाँ करी, पैसा कहाँ से आपके पास आया, बैंक में पैसा आपने कितना जमा कराया, आपके पास कौन कौन से एसेट्स पड़े हुए थे, कौन से साल के शुरू के अंदर थे और कौन से साल के आखिर के अंदर थे। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है आपके पास होती है। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट हम इन फिगर्स को कैलकुलेट करके और इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना सकते हैं। तो वट एवर इज़ रिक्वायर्ड विल कम आउट फ्रॉम द फिगर्स और अकाउंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसको। ऑल गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जितनी भी परचेजेज हैं वो सारी की सारी क्रेडिट के ऊपर होती हैं, बट ऑल सेल्स आर ऑन अ कैश बेसिस। लेकिन जितनी भी सेल्स हैं वो कैश बेसिस पर करते हैं, आप क्रेडिट के ऊपर माल फरोख्त नहीं करते। तारिक प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल था आपके पास। ट्रेड पेबल मींस कि आपने जो माल ख़रीदा, क्योंकि आप क्रेडिट के ऊपर माल ख़रीदते हैं, तो ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस 1 अक्टूबर 2018, ये ओपनिंग बैलेंस आपका दिया हुआ था। और 30 सितंबर 2019 ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है जो आपको दिया हुआ है। पेमेंट्स टू ट्रेड पेएबल, आपने पेमेंट करी $70,300 की पेमेंट कर दी आपने अपने सप्लायर को। डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट मिला आपको अपने सप्लायर से वो $940 का मिला। कहता है कैलकुलेट ए में, कैलकुलेट क्रेडिट परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। 30 सितंबर 2019 को क्रेडिट परचेजेस आपको कैलकुलेट करनी है। नाउ देखिए, बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपका क्लियर है, डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग आपको पता है, जर्नल एंट्रीज़ का कंसेप्ट आपको अगर क्लियर है, और लेजर आपने लेजर की पोस्टिंग आपको आती है, तो लाइफ इज़ वेरी सिंपल। लेट्स सी, हम देखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। जब भी हम ट्रेड पेएबल का अगर लेजर बनाने के लिए जाएँ, फॉर एग्जाम्पल, तो लेजर के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो कहाँ पर आएगा, इसको आप ये भी कह सकते हैं बैलेंस बीडी। तो ये बीडी के साइड के ऊपर आएगा, क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। ये ट्रेड पेएबल का लेजर अगर मैं बनाऊं तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 4980। ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपको पे करना होती है। लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट साइड पे लिखें 4980।
और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी इसने आपको दिया हुआ है। अगर आप देखें कि क्लोजिंग बैलेंस, अब क्योंकि ये लाइबिलिटी है, इसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा याद रखिएगा ये रिवर्स चलता है कि लाइबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो फिर डेबिट साइड के ऊपर लिखते हैं, और एसेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखते हैं। डेबिट साइड के ऊपर इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है। तो फिर डेबिट साइड जब आपकी कम है तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे तो बैलेंस सीडी, इसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, ये बैलेंस होगा अगले साल जाके। बैलेंस सीडी आपका आ गया। बैलेंस सीडी कितना आया आपके पास, ये आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर 7220, इसको लिख दें उठा के। तो ये बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिख दिया आपने, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आपने डेबिट साइड पर लिख दिया। ये ज़िंदगी आसान है आपकी। यहाँ तक पेमेंट टू ट्रेड पेबल, जब आप ट्रेड पेबल की पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, ट्रेड पेबल को डेबिट करते हैं और बैंक या कैश को क्रेडिट कर देते हैं। तो ट्रेड पेबल की जब पेमेंट होगी तो इसका मतलब ट्रेड पेबल को इस 70,300 से आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और बैंक के थ्रू आपने पेमेंट कर दी 70,300 की। और डिस्काउंट रिसीव, जो डिस्काउंट रिसीव करेंगे उसको क्या करते हैं, उसकी एंट्री भी यही करते हैं, क्योंकि ये पेमेंट अब आप नहीं करेंगे तो ट्रेड पेबल को डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देंगे। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से 940 से ये भी डेबिट हो गया ट्रेड पेबल। अब डेबिट भी आपके पास आ गए और क्रेडिट भी आ गया आपके पास, तो आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट मस्ट बी इक्वल टू 70,300 एक, 940 और 7,228, ये 78,460 बनता है। अब ये 78,460 जो आपका बना, यही फिर यहाँ भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्रेडिट साइड के ऊपर सिर्फ एक ही फिगर दी हुई है -4980। तो 73,480 इसका शॉर्टफॉल है। ये जो फिगर है ये एक्चुअली आपकी क्या है, इसको हम कहेंगे क्रेडिट परचेसेस। ये आपकी परचेसेस है, क्योंकि परचेसेस को डेबिट करते हैं और ट्रेड पेएबल को क्रेडिट करते हैं। तो आपने जो फिगर्स दी हुई थी उनकी मदद से आपने डेबिट क्रेडिट करके परचेसेस की फ़िगर निकाल ली। तो परचेसेस आपका 73,480 आपका आया। लेजर की मदद से यहाँ भी देखें ट्रेड पेएबल जो ये भी देखें ट्रेड पेबल का लेजर है, वही ओपनिंग बैलेंस आ गया 4980 का जो मैंने आपको बताया। ये क्लोजिंग बैलेंस आपका आ गया। ये पेमेंट्स और डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से ट्रेड पेबल डेबिट हो गया, और जो डिफरेंस है 73,480 ये फिर आपकी परचेजेज आ गई। तो ये पार्ट ए आपने कर लिया। आपने देखा कि मिसिंग फिगर की मदद से जो फिगर्स दी हुई थी उनकी मदद से हमने मिसिंग फिगर जो परचेजेस की थी वो कैसे कैलकुलेट की। एसेट्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दी हुई है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट दे रहा है आपको, इन्वेंट्री है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एक वैल्यूएशन दे रहा है। वैल्यूएशन देख रहे हैं, वैल्यूएशन का मकसद है कि ये इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं उस पर डेप्रिसिएशन निकलता है। डेप्रिसिएशन का मकसद है ये यूज़ से जो आप यूज़ कर रहे होते हैं नॉन करंट एसेट्स को, उससे उसकी वैल्यू के अंदर जो रिडक्शन कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जब भी वैल्यूएशन का लफ्ज़ आए तो समझ लीजिएगा कि इसमें से जो इसका डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, वो माइनस करके लिखा गया है। तो ओपनिंग बैलेंस आपका $26,800 था और एंडिंग बैलेंस आपका $28,300 आपके पास आया। तो ओपनिंग और एंडिंग बैलेंसेस आपके पास आए हुए हैं इसके अंदर। उसके बाद इन्वेंट्री की फ़िगर दे रहा है, ओपनिंग और एंडिंग। कैश एट बैंक बता रहा है, कैश इन हैंड आपको बता रहा है, बैंक लोन की फ़िगर दी हुई है, और अदर पेएबल रेंट एक्रूड कि ये रेंट जो था, और इसके अलावा रेंट प्रीपेड बता रहा है कि शुरू के अंदर
1 अक्टूबर 2018 जो साल का पहला दिन था ओपनिंग, उसके अंदर ये प्रीपेड था, लेकिन साल के एंड में जाके ये एक्रूड हो गया है। इसका मकसद है हमें रेंट, ये हमारा रेंट एक्सपेंस तो हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी हमने पेमेंट नहीं करी। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई, समरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जब आपके पास आया तो फिर आपको पता चला कि रिसीट्स आपकी ये हैं। रिसीट साइड के ऊपर जो है पोजीशन ये है कि कैश टैकिंग बैंक, ये कैश जो कैश सेल्स जो हुई थी आपकी, उसको आपने बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक में ये शो हो रहे हैं पैसे $112,400। एडिशनल बैंक लोन, मज़ीद आपने कोई बैंक लोन ले लिया, वो $3,000 का बनता है। पेमेंट आपने ट्रेड पेएबल की पेमेंट कर दी, ये 70,300 आई थिंक ऊपर भी था हमारे पास, ये देख रहे हैं पेमेंट टू ट्रेड पेएबल दिया हुआ था उसने, तो यही 70,300 की ये पेमेंट करी। रेंट ऑफ प्रेमिसेस आपने पे कर दिया। न्यू फर्नीचर आपने ख़रीदा है $5,200 का। अकाउंटेंट्स फ़ी, जो अकाउंटेंट्स था उसकी भी फ़ी आपने दी, वो आपको हेल्प आउट कर रहा था। लोन इंटरेस्ट, लोन जो है उसका इंटरेस्ट आपने पे करा, एक्सपेंस है आपका, ड्राइंग्स आपकी दी हुई है। तारिक टुक गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ वैल्यूड एट कॉस्ट $390 ड्यूरिंग द ईयर। तारिक ने पर्सनल यूज़ के लिए जो परचेजेस थी आपकी, गुड्स जो थी जो आपने बेचने के लिए ली थी, उसमें से उसने कॉस्ट के ऊपर $390 अपने ज़ाती पर्सनल यूज़ के लिए ये ले ली। कहता है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। आपको डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपके पास सिंपल कैलकुलेशन है इसकी कि देखें, फर्नीचर वैल्यूएशन ओपनिंग बैलेंस तो आपका दिया हुआ है और एंडिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, प्लस ये कि फ़र्नीचर आपने ख़रीदा जो है वो भी दे रहा है 5,200। तो सिंपल है, जो ओपनिंग बैलेंस है उसके अंदर आप न्यू फर्नीचर को ऐड कर दें, प्लस कर दें, और उसमें से एंडिंग को माइनस कर दें। जो डिफरेंस है वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो डेप्रिसिएशन आएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? माय पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि ओपनिंग जो पड़ा हुआ था आपके पास वो कितना पड़ा हुआ था? ओपनिंग आपके पास पड़ा हुआ था $26,800 का। एंडिंग कितना है आपके पास? एंडिंग सॉरी, जो आपने ख़रीदा 5,200, तो 5,200 ये वाला और प्लस 26,800, तो ये 32,000 बनते हैं आपके। $32,000 में से जो एंडिंग बैलेंस है वो कितना है? 28,300। अब ये डिफरेंस, जो कमी है, जो रिडक्शन है इसके अंदर, एक्चुअली तो फिर यही होना चाहिए था कि 26,800 और 5,200 को जो आप जमा करते प्लस कराए, यही वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन ये वैल्यू नहीं है क्योंकि ये यूज़ भी हुआ है। तो जो एंडिंग बैलेंस है वो इसीलिए कम है, उसको माइनस कर दें, आपके पास डेप्रिसिएशन की फ़िगर आ जाएगी। देखें, 26,800 में 5,200 को प्लस किया, ओपनिंग वैल्यूएशन में न्यू फर्नीचर को प्लस करा, और उसमें से एंडिंग वैल्यूएशन जो क्लोजिंग वैल्यूएशन दी हुई थी वो माइनस कर दिया, तो फिर डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया। दिस इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जो उसने आपसे पूछा है और आपने कैलकुलेट भी कर लिया आराम से। आगे आते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, तारिक टुक सम कैश फ्रॉम द कैश बॉक्स। तारिक ने कुछ कैश जो है वो कैश बॉक्स जो था जहाँ कैश रखते हैं वहाँ से ले लिया इस ड्राइंग अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्यूरिंग द ईयर, साल में। हाउएवर नो रिकॉर्ड वाज मेड ऑफ द अमाउंट्स विड्रॉन, के जो पैसा निकाला था उसका कोई रिकॉर्ड जो है वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो अवेलेबल अबाउट कैश। ये इंफॉर्मेशन कैश के मुतालिक और आपके पास है। कैश सेल्स का मकसद है आपने जो कैश पे माल बेचा $133,200 का बेचा, और वेजेस ऑफ असिस्टेंट, जो असिस्टेंट है आपका उसको जो वेजेस आपने करी वो $18,800 की करी। तो देखिए सिंपल है, इसमें फिर कैश का लेजर बना लेते हैं, वहाँ से ड्राइंग की फ़िगर आ जाएगी। कैश का अगर आप देखें तो कैश का बैलेंस वो दे रहा है सवाल में आपको, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक को रहने दें, कैश इन हैंड की बात हो रही है। तो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस जो है वो $820 का है, और जो एंडिंग बैलेंस है आपका $410 का।
ये दिया हुआ है ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस। ओपनिंग को डेबिट कर दें, और ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो मैंने बताया एसेट का ओपनिंग बैलेंस वहीं लिखते हैं जहाँ का होता है एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे 820 को। और जो एंडिंग बैलेंस है एसेट का अभी मैं बता के आ रहा हूँ उसको फिर क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे बैलेंस CD करके। ये दोनों बैलेंस दिए हुए हैं। कैश सेल्स आपको दी हुई है, वो कैश सेल्स का मकसद है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो ये डेबिट हो जाएगा कैश की साइड के ऊपर ये वाला अमाउंट, और पेमेंट जो करी है ये फिर क्रेडिट में आ जाएगा, और डिफरेंस जो होगा वो फिर ड्राइंग आ जाएगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कैश अकाउंट बना लें, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देखें मैंने आपको बताया था 820, और जो क्लोजिंग बैलेंस है $410 ये हम समझ कर आ रहे हैं। कैश सेल्स मैंने आपको बताई 133,200 से कैश को डेबिट कर देंगे। और कैश बैंक एक अकाउंट रह गया, कैश बैंक का मकसद है ऊपर हम पढ़कर आ रहे हैं जो बैंक स्टेटमेंट आया उसके अंदर उसने बताया है कि कैश जो है वो बैंक के अंदर आपने जमा करा लिया। देख रहे हैं कैश टेकिंग बैंक्स, तो डेफिनेटली बैंक को डेबिट करा होगा आपने और कैश को क्रेडिट किया होगा। तो 12,400 से कैश को आपने क्रेडिट कर दिया, 18,800 की पेमेंट करी थी कैश के थ्रू, इसको क्रेडिट कर दिया। और इन दोनों का डिफरेंस देखें, ये जो 2,440 की फिगर देख रहे हैं ये असल में डिफरेंस है, क्योंकि डेबिट साइड के ऊपर 134,820 133,200 को प्लस करें तो 134,020 आएगा। इस फिगर को थोड़ी देर के लिए अगर मैं भुला दूं तो पहली फिगर मेरे पास ये है 112,400, दूसरी फिगर है 18,800 और तीसरी फिगर ये 410। इन तीनों को मैं प्लस करता हूँ, ये बनता है 131,610। और ये जो डेबिट बैलेंस है वो कितना है 134,020। इसको माइनस कर दें ज़रा, देखिए 2410, ये 2410 एग्जैक्टली ये अमाउंट है जो ड्राइंग मिली। ये समझाने का मकसद आपको ये था कि डेबिट और क्रेडिट ड्राइंग की अमाउंट लिखने से पहले आप डेबिट और क्रेडिट को मैच करें। क्रेडिट साइड आपकी डेफिनेटली कम होगी, जो फिगर आएगी वो जैसे अभी हमने निकाला, तो ये फिर जो मिसिंग फिगर है ये एक्चुअली ड्राइंग है कि वो ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया सिंपल कैश का लेजर बना के। आगे देखें क्या कहता है, कैलकुलेट तारीख इस कैश ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड। तारीख की कैश ड्राइंग आपको निकालनी थी, वो आपने सी पार्ट के अंदर निकाल ली। आगे आए, कहता है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यू, ओपनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, कैश सेल्स आपकी दी हुई है, एक्सपेंस दिया हुआ है। इसके अलावा देखें जो पेमेंट करी है उसका आपका अकाउंटेंट्स फ़ी ये भी एक्सपेंस है आपका, लोन इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है आपका, ये दो एक्सपेंस ये दिए हुए हैं। रेंट ऑफ प्रीमिसेस अलबत्ता आप कैलकुलेट कर लें, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पॉइंट्स है। वो कैसे है देखें, रेंट ऑफ प्रीमिसेस 14,930 ये है जो आपने कैश के थ्रू पेमेंट करी। सवाल के शुरू में उसने आपको बताया कि 990 का शुरू के अंदर प्रीपेड था। तो अगर मैं लेजर बनाऊं मिसाल के तौर पे रेंट का लेजर अगर आप बनाएं तो बैलेंस बीडी कितना होगा, बैलेंस बीडी देखें जो प्रीपेड है ना ये आपका 990 ये ओपनिंग बैलेंस है, और प्रीपेड हमेशा आपको पता है एसेट या डेबिट होगा, तो 990। और इसके अंदर पेमेंट आपने कितनी करी 14,930। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, बैंक के थ्रू पेमेंट करी है आपने क्योंकि बैंक स्टेटमेंट था, तो बैंक का हवाला दे के आप ये फिगर लिख दें यहाँ पे 14,930।
$14,930 की ये पेमेंट कर दी तो रेंट डेबिट हो गया। आगे आपको लेजर के अंदर ही बताता है वो कि एक्रूड है। देखें ये रेंट आप देख रहे हैं अदर पेबल के अंदर रेंट एक्रूड का मकसद समझ रहे हैं कि साल के एंड के अंदर पता ये चला कि रेंट आपने जगह तो इस्तेमाल कर ली है लेकिन पेमेंट नहीं करी है। इट्स बेसिकली इट्स योर लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का मैंने आपको भी समझा के आ रहा हूँ कि लाइबिलिटी का जो बैलेंस सीडी है वो किस साइड के ऊपर लिखते हैं, डेबिट साइड पर लिखते हैं। बैलेंस सीडी 1040, तो ये आपने तीनों डेबिट हो गए, 990 प्लस 14,930 और 1040, तीनों को प्लस करा 16,960 और इसको जब आप क्लोज करेंगे इस लेजर को, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और रेंट को क्रेडिट कर देंगे 16,960 से, क्योंकि ये फिर जितना इस साल का एक्सपेंस एक्चुअली आपका यही हुआ। मैं और सिंपल लफ्ज़ों में समझाता हूँ। 990 प्रीपेड था जो आपको इस साल में एक्सपेंस होना था, एक ये एक्सपेंस हो गया, एक आपने स्ट्रेट पेमेंट कर दी, ये 2 एक्सपेंस हो गए। तीसरा एक्रूड का मकसद है कि एक्सपेंस ये भी है जो हो गया है लेकिन आपने इसकी पेमेंट नहीं करी, तो एक्चुअली ये इस साल का एक्सपेंस है, इसीलिए हमने तीनों को प्लस करा और इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया। जितने भी याद रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट के जितने भी अकाउंट हैं जो एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यूज़ हैं वो सारे क्लोज हो जाते हैं। ईयर एंड के ऊपर लेजर जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट हम कर देते हैं, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं और एक्सपेंस को क्रेडिट कर देते हैं। रेवेन्यू में ये उल्टा हो जाता है कि इनकम स्टेटमेंट को आप क्रेडिट करते हैं और रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो ये 16,960 का ये बैलेंस है। बाकी स्ट्रेट आपको दी हुई है इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स, एंडिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है, आपको रेवेन्यू दिया हुआ है। तो इनकम स्टेटमेंट जब बनाने जाएंगे तो रेवेन्यू तो देखें कैश सेल्स जो आपकी हुई थी 133,200 हुई थी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, सवाल के अंदर दी हुई थी ओपनिंग इन्वेंट्री आपको, ये देख रहे हैं इन्वेंट्री 7410 8080, तो ओपनिंग और एंडिंग दोनों दी हुई है। ये ओपनिंग आ गई आपकी और ये एंडिंग आ गई आपकी, ये दोनों फिगर्स दी हुई हैं। ओपनिंग में परचेजेस को प्लस करते हैं, परचेजेस की फ़िगर हमने निकाली थी 73,480 और जो ऑनर है उसने पर्सनल यूज़ के लिए $390 की परचेजेस निकाली है। सवाल के शुरू में ही उसने हमें बताया था तारिक टुक गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ वैल्यूड एट $390, तो $390 की ये उसने निकाली। परचेजेस हम कैलकुलेट कर आए थे तो इसको माइनस कर दें, ये परचेजेस हो गई। ओपनिंग में परचेजेस को प्लस किया और एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। एक डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी आपकी इनकम है। याद है हम पढ़कर आ रहे हैं $940 का डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमें कस्टमर से सप्लायर से जो हमें डिस्काउंट मिला है, तो ये भी इनकम है, हमने इनकम को प्लस कर दिया तो ये इनकम आ गई। इसके अंदर एक्सपेंस कर दें। रेंट अभी हम निकाल कर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया $16,960 का रेंट है। डेप्रिसिएशन भी अभी हमने निकाला है 3,700, ये दोनों फिगर्स हम निकाल के आ रहे हैं। ये 16,960 का तो रेंट हमने निकाला था और डेप्रिसिएशन की फ़िगर हमने ऊपर निकाली थी, याद होगा आपको। देख रहे हैं 3,700 जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, तो ये डेप्रिसिएशन की फ़िगर आ गई आपकी। अकाउंटेंट्स फ़ी जो है उसने स्प्रेड सवाल के अंदर दी हुई है आपको, तो देखें अकाउंटेंट्स फ़ी $640 और लोन इंटरेस्ट $580, ये दोनों ऐसे ही लिखते हैं, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये दोनों आ गए। आपके पास वेजेस भी दी हुई है असिस्टेंट की 18,800, इन सबको जमा किया $40,680 बनता है। 61,720 में से माइनस किया तो $21,040 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। तो ये इनकम स्टेटमेंट भी बना लिया आपने, सिंपल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी चीज़ें। और वी जस्ट नीड टू यूज़ द कंसेप्ट आपके यूज़ होंगे ढंग से तो फिर आप कर लेंगे सुकून से। ई में कहता है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बिजनेस एंटिटी क्या होती है कि ऑनर और जो बिज़नेस है वो सेपरेट्स है, तो जितने बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं वो बिज़नेस में रिकॉर्ड होंगे। ऑनर्स के जो पर्सनल यूज़ के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो फिर पर्सनली वो मेंटेन करेगा, वो बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो ये बिज़नेस एंटिटी का कंसेप्ट है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मकसद है कि
जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक रॉयलिटी जो है उसको कंसिडर करेंगे आप बिज़नेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए, और जो लीगल फॉर्म है उस लीगल फॉर्म को इग्नोर कर देंगे। आई गिव यू एन एग्जांपल कि आपने माल बेचा, माल फ़र्ज़ कर लें कि आपने माल बेच तो दिया, बल्कि माल आपने ख़रीदा लेकिन उसकी इनवाइस जो है अभी तक आपके पास नहीं आई है। तो इनवाइस आपके पास नहीं आई लेकिन माल आपके पास आ गया है, आप ये रेंट क्लोज कर रहे हैं, तो आप इसको रिकॉर्ड कर लें। लीगल फॉर्म ये है कि इनवाइस तो आएगी लेकिन आप उसे रिकॉर्ड कर लें कि माल तो आपके पास आ गया है, डिलीवरी चालान है उसकी बेसिस के ऊपर। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपको ये बताती है। फॉर एग्जांपल कोई एग्रीमेंट एक्सपायर्ड आपका हो गया है, तो लीगल फॉर्म तो ये है कि अगर एग्रीमेंट एक्सपायर्ड हो जाए तो फिर आप पेमेंट ना करें किसी को, लेकिन एग्रीमेंट एक्सपायर्ड हो गया, आप सर्विसेज ले रहे हैं किसी की, अभी एग्रीमेंट रीन्यू नहीं हुआ है लेकिन आप पेमेंट उसको करेंगे, क्योंकि कमर्शियल फॉर्म इसकी ये है कि आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं या माल आपने ले लिया है और उसकी पेमेंट तो फिर आपको करनी है। हाउएवर के मतलब एग्रीमेंट्स ना भी हो तो भी अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहलाती है कि लीगल फॉर्म आपको नहीं देखनी है बल्कि कमर्शियल फॉर्म देखनी है। बिजनेस एंटिटी या बिजनेस हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, ओनली ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड होंगी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट गिव ए कंप्लीट एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इवेंट, सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज टेकन इनटू अकाउंट एंड लीगल फॉर्म इज डिसरिगार्डेड, कि लीगल फॉर्म जो है वो डिसरिगार्ड हो जाएगी आपकी, आप उसे कंसिडर नहीं करेंगे। एग्रीमेंट्स की मैंने आपको एग्जांपल दी कि एग्रीमेंट अगर एक्सपायर्ड भी हो, कंपनीज़ में ये होता है कि अगर आप कोई माल ख़रीद रहे हैं, यू आर परचेजिंग समथिंग और उसका कोई एग्रीमेंट था आपका, वो एग्रीमेंट अगर एक्सपायर्ड हो भी गया है और उसके बावजूद भी वो चीज़ें आप ले रहे हैं, तो एग्रीमेंट्स एक्चुअल लीगल फॉर्म तो ये है कि एग्रीमेंट्स अगर नहीं है तो फिर आप चीज़ें भी ना लें और पेमेंट भी ना करें, लेकिन हम दोनों काम कर रहे होते हैं रियलिटी के अंदर और एग्रीमेंट बाद में भी बनता है, रिन्यू होता है। तो ये आप जहन में रखिएगा कि लीगल फॉर्म नहीं, इकोनॉमिक फॉर्म देखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है तारिक हैज़ बिकम कंसर्न्ड अबाउट हिज बिजनेस इज लिक्विडिटी, ही इज़ कंसिडरिंग टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस वो कंसिडर कर रहा है। और वो दो ऑप्शंस क्या हैं कि ऑप्शन 1 ये है कि रिड्यूस द इन्वेंट्री लेवल और दूसरा ये है कि डिले पेमेंट्स टू सप्लायर्स। कहता है एडवाइस तारिक विच ऑफ दिस एक्शन ही शुड टेक, जस्टिफाई और एडवाइस, कि कौन सा एक्शन। लिक्विडिटी का मकसद क्या है, लिक्विडिटी कहाँ से आप निकालते हैं, करंट रेशो से आप निकालते हैं। करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट्स है तो या तो आप उसको कम कर दें और रिड्यूस करें इन्वेंट्री के लेवल को, या फिर डिले कर दें पेमेंट्स, तो आपकी लिक्विडिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। अगर आप रिड्यूस करेंगे इन्वेंट्री लेवल तो फिर आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगी इन्वेंट्री, कैश आपके पास अवेलेबल होगा। और रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल करने का एडवांटेज अब अगर हम देखें तो ये होगा आपका कि इन्वेंट्री क्या होती है, बाज़ वक़्त इन्वेंट्री आपने ओवर स्टॉक करा हुआ है। ये अक्सर कंपनीज़ की प्रॉब्लम होती है कि ओवर स्टॉकिंग की हुई है आपने। ओवर स्टॉकिंग की सूरत में क्या होता है, स्टोरेज कॉस्ट भी लग रही होती है, क्योंकि ये इन्वेंट्री आप रखेंगे तो सही ना कहीं तो स्टोरेज के, इसको स्टोरेज जहाँ करेंगे उसका रेंट भी देना पड़ेगा आपको, या अगर आपकी कोई प्लेस है तो वो भी ऑक्यूपाइड हो रही है तो स्टोरेज कॉस्ट भी होती है। ओवर स्टॉकिंग हो गई तो आपका फ़ंड जो है उसके अंदर स्टकअप हो गया और वो माल अगर नहीं बिका तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा कि वो इस पोजीशन में नहीं होगा और आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर आप इन्वेंट्री के लेवल को आप रिड्यूस कर सकते हैं, करेंगे, तो आपका एडवांटेज ये होगा कि आपका कैश जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा, इन्वेंट्री का जो ऑब्सोलीट होने का चांस है वो कम हो जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट आपकी बचेगी। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर आप इन्वेंट्री अगर आपके पास अगर कम कर दिया आपने और ऑर्डर्स आपके पास आ जाते हैं तो ऑर्डर्स टाइमली अगर आप पूरे नहीं करेंगे तो कस्टमर भी आपके लॉस हो सकते हैं और ये इसके माइनस साइड हैं इसके। अगर आप पेमेंट्स करते हैं, डिले पेमेंट टू सप्लायर, ये है कि एडवांटेज होगा, आपके पास कैश फ्लो आपका बेहतर हो जाएगा। और डिसएडवांटेज ये है कि कस्टमर हो सकता है, कैश डिस्काउंट जो है आपके, जिसे आप कहें कि अगर आप जल्दी पेमेंट करते हैं तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, वो फिर आप लॉस करेंगे अपना कि वो आपको नहीं मिलेगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि ये एडवांटेज है आपको डिस्काउंट रिसीव्ड जिसे हम कहते हैं वो इनकम बनती है आपकी। इसके अलावा ये कि जो लेट पेमेंट चार्जेस भी होते हैं,
लेट पेमेंट चार्जेस ये हैं कि सप्लायर से टर्म आपकी ऐसी हुई है कि अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो वो चार्जेस लगाएगा, तो वो भी आपको हो सकता है उसका नुकसान आपको ज़्यादा हो। कस्टमर सप्लायर को अगर टाइम में पेमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको माल ही ना दे, और माल नहीं देगा तो आपके कस्टमर जो हैं वो चले जाएंगे। तो इसके दोनों प्लसेस, इन दोनों ऑप्शंस के प्लसेस भी हैं और माइनस भी हैं। मैनेजमेंट को चाहिए कि इन सब को देख के और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि अगर जिसके प्लसेस ज़्यादा हैं फिर उस ऑप्शन की तरफ चली जाए। रिड्यूस इन्वेंट्री है कि वुड अचीव इम्प्रूवमेंट इन लिक्विडिटी, वुड रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट, वुड रिड्यूस चांसेस दैट आइटम बिकम आउट ऑफ डेट एंड आर वेस्टेड अपसलेट जिसे मैंने बताया। बट नेगेटिव इम्पैक्ट इफ इन्वेंट्रीज रन आउट एंड डिमांड नॉट मेट, के कस्टमर आपके लॉस हो सकते हैं, लॉस्ट हो सकते हैं क्योंकि आप डिमांड ही उनकी पूरी नहीं कर पाएंगे। डिले पेमेंट में यह होगा वुड अचीव इम्प्रूवमेंट्स इन लिक्विडिटी, बेहतर होगी। माइट कॉज द लॉस ऑफ कैश डिस्काउंट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, बट नेगेटिव इम्पैक्ट इट क्रेडिट टर्म्स नॉट मेट लीडिंग टू लॉस ऑफ सप्लायर्स, क्रेडिट हो जाएगा। टर्म इंटरेस्ट चार्जेस आपको पड़ सकते हैं। तो ये प्लसेस एंड माइनसेस हैं इन दोनों के। और इसके आखिर में आप एक स्टैंडर्ड सेंटेंस लिखा करें कि मैनेजमेंट शुड रिव्यू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट ऑफ ईच ऑप्शन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, कि जो उसके लिए बेहतर हो। और आगे आते हैं, कहता है क्यू लिमिटेड, ये आपके दोनों ऑप्शंस हमने कर लिए और ये फिर आपका एफ़ के ऊपर जो है ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल एंट्री का। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिसेंट पेपर है मैंने 2021 का जो समर और विंटर, बल्कि रादर मार्च का और जून का जो 2 पेपर्स हैं वो मैंने कंप्लीट कराए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा जाके। और ये 2020 हम कर रहे हैं। होपफुली जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते आई विल ट्राई कि मैं ये करवाता रहूँ पेपर, ताकि आपकी प्रैक्टिस के अंदर भी आसानी रहेगी। और प्रैक्टिस के लिए देखें पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी प्रैक्टिस करें। ये जो मैं कंसेप्ट्स बताता हूँ वीडियो बंद करके खुद से इन सवालात को करें एंड टेक माय वर्ड्स कि अगर आप शुरू के 4-5 साल के पेपर कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी एंड इंशाल्लाह यू विल बी क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम विद A+। तो टेक केयर, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। ये इट्स ऑल फ्री आपको फैसिलिटेट करने के लिए। तो होप आपकी समझ आया होगा। कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, अगर कोई समझ नहीं आ रही तो वो भी बताएं। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपकी समझ नहीं आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में। आई विल ट्राई कि टाइम निकाल के मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको आपकी ज़िंदगी आसान करूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।